गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज दैनिक जागरण के 3 जून 2020 के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ और यह वह क्वेश्चन है जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और इस क्वेश्चन को ईमानदारी से जवाब दें, बिना गूगल पे सर्च किए हुए इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टोटो जनजाति। देखो नाम अच्छे से सुन लो एक बार, यह है टोटो जनजाति। टोडा जनजाति नहीं है, यह है टोटो जनजाति। टोटो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी मणिपुर या डी पश्चिम बंगाल। सेकेंड क्वेश्चन जो है एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कौन सा कानून नहीं आता है, कौन सा अधिनियम नहीं आता? तो पहला क्या है? ए द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और डी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना। तो चलिए मूव करते हैं आप न्यूज़ की तरफ। देखो फर्स्ट न्यूज़ जो है ये लगातार चर्चा में है। चाइना और इंडिया का क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए और क्या नेगेटिव पॉइंट है। भारत और चीन के बीच में बहुत सारे सकारात्मक संदर्भ भी हैं। भारत एससीओ में चीन का सहयोगी है, भारत ब्रिक्स में चीन का सहयोगी है। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, बहुत सारे विवाद के पक्ष हैं। तो उसको लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है। आज हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एडिटोरियल पे भी एक न्यूज़ दिया हुआ है इसको लेकर के। तो हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर चाइना इतना आक्रामक रुख अपना क्यों रहा। जिस तरह से कोविड का केस, कोरोना वायरस का केस जो है चीन से शुरू हुआ, तो ऐसे कंडीशन में चीन को हम्बल होना चाहिए और हम्बल होने की जगह वो आक्रामक रुख अपना रहा है। अपने देश के बगल पड़ोसी देश को तंग कर रहा है, दक्षिणी चीन सागर में विवाद खड़ा कर रहा है, साउथ चाइना सी में विवाद खड़ा कर रहा है, हांगकांग इशू को लेकर के चर्चा में है, हांगकांग पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, ताइवान को लेकर के चर्चा में है और इसी तरह से इंडिया को लेकर के चर्चा में है। ऐसा क्यों कर रहा? तो हमें ये समझना होगा कि चाइना जो है कोरोना वायरस वहीं से क्रिएट हुआ और 100 से अधिक देश, 100 से अधिक देश चाइना को क्रिटिसाइज कर चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर के। तो चीन की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हुई। उसके बाद जो है चीन के बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं, इंडिया के बाद सबसे अधिक चीन के लोग ही विदेश में रहते हैं। तो उनकी जो है छवि, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे उनकी छवि खराब हो रही है और इसके साथ साथ चीन के अंदर में भी विद्रोह की कंडीशन क्रिएट हो रही है। चीन एक साम्यवादी व्यवस्था देश है, कम्युनिस्ट शासन वहाँ पे है। तो ऐसे कंडीशन में जो विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आक्रामक नीति चीन अपनाए। मान के चलो जैसे इंडिया में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चलता है, मान लेते हैं, तो उसके बाद अगर इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार जो है पाकिस्तान के साथ मान लो युद्ध हो जाता है या पाकिस्तान में किसी तरह का स्ट्राइक हो जाता है, तो उसके बाद इंडिया का जो आंतरिक समस्या है उसको कुछ देर के लिए लोग भूल जाता है। तो इसी तरह से चीन कर रहा है। चीन जो है अपने देश की आंतरिक समस्या को तत्कालिक रूप से ध्यान भटकाने के लिए और विदेशी संगठन का ध्यान भटकाने के लिए, विदेशी लोगों का कोरोना वायरस से ध्यान भटकाने के लिए वो जो है भारत पे, उसके बाद हांगकांग पे और ताइवान पे, दक्षिणी चीन सागर पे, ये जगह सारे के सारे जगह जो है वो आक्रामक नीति अपना रहा है। क्लियर है? एक बार इसको पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मुंबई के आसपास तबाही मचा सकता है निसर्ग। निसर्ग क्या है? निसर्ग एक चक्रवातीय तूफान है और यह तूफान कहाँ पे आ रहा है? तो मुंबई के आसपास आ रहा है। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है,
मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी दिया है और चेतावनी में रेड अलर्ट जारी किया है महाराष्ट्र के लिए, खास करके मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए। तो हम ये जानते हैं कि आईएमडी कितनी प्रकार की चेतावनी देता है, थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं उसको। देखो, आईएमडी रेड अलर्ट जारी कर सकता है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी करता है, येलो अलर्ट जारी करता है और ग्रीन अलर्ट जारी करता है। ये 4 तरह के अलर्ट जो है आईएमडी जारी करता है। रेड अलर्ट कब होता है? रेड अलर्ट होता है कि जब हवा की गति जो है 130 किलोमीटर से अधिक हो, तब आईएमडी के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जो कि वर्तमान में निसर्ग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है महाराष्ट्र में। दूसरा है क्या? ऑरेंज अलर्ट, जब हवा की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो, तो ऐसी कंडीशन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। येलो अलर्ट क्या होता है? येलो अलर्ट नॉर्मली लोगों को चेताने के लिए होता है, चेतावनी देने के लिए होता है, लोगों को सचेत करने के लिए होता है कि भाई आ सकता है, चक्रवात आ सकता है या मौसम खराब हो सकती है, इसको लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है। और येलो अलर्ट कम से कम जो तूफान आए उससे कम से कम 48 घंटा पहले जारी किया जाता है। उसके बाद ग्रीन अलर्ट क्या होता है कि जब कोई खतरा ना हो तब ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। तो ये 4 के 4 अलर्ट जारी किए जाते हैं आईएमडी के द्वारा। अब देखो, इसका नाम निसर्ग क्यों पड़ा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि हिंद महासागर के 8 देश हैं। कौन कौन सा? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये क्या करते हैं कि कुछ नाम देते हैं, अपने तरफ से कुछ नाम देते हैं और उस नाम के आधार पे जो तूफान आता है उस तूफान का नामकरण किया जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले एम्फन नाम का तूफान आया था, देखो यहाँ पे होगा, अम्फन नाम का तूफान आया था और एम्फन नाम दिया था थाईलैंड ने। देखो यहाँ पे अब फिर क्रोनोलॉजी, इसको देखो एक बार, एम्फन नाम जो है थाईलैंड ने दिया। थाईलैंड के बाद जो अब इस तूफान के बाद जो नया तूफान आएगा उसका नाम बांग्लादेश देगा। और ये जो निसर्ग आया है उसके बाद जो नया तूफान है इसका नाम बांग्लादेश दिया। इसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम भारत देगा। उसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम मालदीव देगा और उसके बाद जो है उसका तूफान म्यांमार देगा। ऑलरेडी ये लोग नाम दिया रहता है, ये लोग का नाम सबमिट होता है। तो थाईलैंड जो है, इससे पहले जो तूफान एम्फन आया था उसका नाम थाईलैंड दिया था और निसर्ग का नाम जो है बांग्लादेश दिया है। ये क्रोनोलॉजी के अनुसार से नाम का डिवीजन होता है, क्रोनोलॉजी के अनुसार से नाम दिया जाता है। क्लियर है? निसर्ग जो है, निसर्ग का अर्थ क्या होता है? निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, जो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। याद रखना, निसर्ग का नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। इससे पहले एम्फन आया था जिसका नाम दिया गया था आपको थाईलैंड के द्वारा। देखो, राफेल की उड़ान को नहीं रोक पाएगा कोरोना। फ्रांस ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोरोना वायरस राफेल की उड़ान नहीं रोकेगा। यानी आपको जो भारत सरकार, जो हमने कमिटमेंट किया फ्रांस की तरफ से, वो आपको समय पे डिलीवर हो जाएगा, आपको राफेल मिल जाएगा। तो राफेल काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी समय से चर्चा में रहा। राफेल डिस्प्यूट काफ़ी चर्चा में था पिछले वर्ष। तो राफेल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि इसे कहा गया है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली मुकाबला करने वाली जेट है। राफेल विश्व की सबसे शक्तिशाली और मुकाबला करने वाली जेट है। फ्रांस की एक डिसॉल्ट कंपनी है, याद रखना, फ्रांस की कंपनी का नाम है डिसॉल्ट, वो बनाती है। इसकी मैक्सिमम गति जो है 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है, 2000 किलोमीटर प्रति आवर है। 95 केजी तक ये हथियार ले जाने में सक्षम है। एक बार में 95 केजी तक हथियार ले जाने में सक्षम है। 145 किलोमीटर की स्कैनिंग रेंज है, यानी मान लो 145 किलोमीटर के दायरे में क्या हो रहा है ये उसको देख सकता है जब ये हवा में उड़ रहा हो। और इसका रडार एक साथ 2 से अधिक लक्ष्य भेजने में सक्षम है। एक साथ जो है ये 2 से अधिक लक्ष्य को भेज सकता है, राइट। तो राफेल को हम मंगा रहे हैं, कहाँ से? फ्रांस से मंगा रहे हैं और जल्दी हमें यह डिलीवर हो जाएगा।
देखो 17 को सुरक्षा परिषद के चुनाव, भारत की विजय सुनिश्चित। तो आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 में जो 5 सदस्य हैं वो 5 सदस्य परमानेंट मेंबर हैं, यानी अस्थाई सदस्य हैं, और जो रिमेनिंग 10 मेंबर है वो अस्थाई है। तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बनने की ओर अग्रसर है और मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। 17 को चुनाव हो रहा है। परमानेंट जो मेंबर है उसका नाम याद रखना, यूएसएसआर यानी रूस, यूके यानी ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ये परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के, और भारत अस्थायी मेंबर बनने की ओर अग्रसर है। देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि देश का नाम इंडिया से भारत करने की याचिका पे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है चल रही थी कि क्या इंडिया का नाम कन्वर्ट करके भारत बना दिया जाए या भारत ही कर दिया जाए। विश्व का इकलौता ऐसा इंडिया देश है जिसका हिंदी में नाम कुछ और है, इंग्लिश में नाम कुछ और है। जैसे भारत की जो संविधान है, मज़ेदार बात है कि संविधान में जो लिखा हुआ है, भारत की संविधान का जो फर्स्ट पेज है तो उस पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ, राइट। और हिंदी में जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ भारत का संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ भारत का संविधान। इसलिए इस बात को जो क्लियर किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में क्लियर किया गया है इसको कि भारत जो होगा देखो, स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जो इंडिया है वही भारत है और भारत जो होगा यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राइट। तो भारत के संविधान के जो फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल में ही क्लियर किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है और उसका हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ है कि भारत का संविधान, यानी इंडिया जो है मतलब भारत है। भारत के संविधान में इस बात को लिखा गया। तो देखते हैं, सुनवाई टली है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि भारत मीन्स इंडिया जो है भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा हुआ। कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे तस्वीर साफ करेगा ICMR का अध्ययन। तो ICMR जो है इस पे अध्ययन कर रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है इंडिया में कि नहीं। सरकार अभी तक डिनाई कर रही है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन जो डाटा कहते हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो चुकी है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब होता है कि स्टेज 3, किसी भी वायरस का जो स्टेज 3 होता है उसे कहा जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो स्टेज 3 से पहले आपको स्टेज 1 समझना होगा। कल भी हमने डिस्कस किया है कि स्टेज 1 क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश से इंडिया रिटर्न होता है, मुल्क रिटर्न होता है, तो उसमें जो वायरस के लक्षण पाए जाते हैं वो स्टेज 1 कहता है। उसके बाद स्टेज 2 क्या हुआ कि विदेश से व्यक्ति इंडिया आए और इंडिया आने के बाद उनके परिजन को हो, उनके मित्रों को अगर वायरस का संक्रमण हो तो उसे स्टेज 2 कहा जाता है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में जो है संक्रमण को मापा जा सकता है, संक्रमण को ट्रेस किया जा सकता है, यानी किस किस व्यक्ति को संक्रमण हुआ है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन स्टेज 3 क्या होता है ना, स्टेज 3 क्या होता है जिसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा गया है। स्टेज 3 में होता क्या है कि किसी व्यक्ति को वायरस कैसे हुआ पता ही नहीं चलता। जैसे आप कहीं घूमने के लिए गए, आपने किसी दीवार को टच किया, ठीक है, या आपने कुछ मान लो कि आपने रुपये को टच किया और पता चला कि उसी से आपको वायरस हो गया, तो आपको एग्जैक्टली सोर्स का पता नहीं होगा कि आपको वायरस कैसे हो गया, लेकिन आपको वायरस हो जाएगा, ठीक है, आप वायरस से इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो इसे स्टेज 3 कहा गया कि जब आपको सोर्स का पता ना हो, और इसलिए इसे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। देखो, निसर्ग से निपटने के लिए कोरोना पीड़ित महाराष्ट्र तैयार। निसर्ग किस तरह से आ रहा है यहाँ पे देखो, एक डाटा देख सकते हो।
कि इसी तरह से जो है निसर्ग का जो रास्ता है यहाँ से क्रिएट होकर के यहाँ महाराष्ट्र में एंड करेगा, राइट, और इस तरह से यह महाराष्ट्र को प्रभावित करेगा। तो निसर्ग का जो है रास्ता है वो थोड़ा सा दिया हुआ है, आप इसको जाकर देख सकते हो। इसी तरह से जो चक्रवात ओखी आया था, नाम याद रखना, चक्रवात ओखी भी जो है अरब सागर में आया था, और चक्रवात वायु भी जो है अरब सागर में आया था। वायु जो है सबसे अधिक प्रभावित किया था गुजरात को। क्लियर है? देखो यहाँ पे दिया हुआ निसर्ग मतलब प्रकृति, बांग्लादेश का नाम दिया हुआ। हमने आपको बताया था फर्स्ट पेज पे कि निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति, और ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। और इसके बाद जो क्रोनोलॉजी के आधार पे ये नाम डिसाइड होता है, और क्रोनोलॉजी में इसके बाद जो नंबर है वो है भारत का। यानी अब जो कोई भी चक्रवात आएगा हिंद महासागर में तो उसका जो नाम दिया होगा वो नाम दिया होगा भारत के द्वारा। इसको भी एक बार देख सकते हो, और इसको जो है G7 पे कल या परसों हमने परसों शायद, हाँ परसों हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि G7 को जो है G11 बनाने चाहता है कौन? अमेरिका। और G11 में जो 4 अन्य कंट्री शामिल करना चाहता है, वो चाहता है कि एक इंडिया शामिल हो, एक रशिया शामिल हो, एक साउथ कोरिया शामिल हो, और एक और देश है ऑस्ट्रेलिया। राइट, 4 देश शामिल करना चाहता है G7 के जगह G11 में, 7 के जगह 11 बनाना चाहता है G11। और इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को शामिल करवाना चाहता है कौन? अमेरिका, और चाहता है कि G11 बने। टीडी के हमले को भी एक बार पढ़ सकते हो, हमने कई बार डिस्कस किया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, विदेश नीति को धार देने की जरूरत, विवेक काटजू जी का ये स्टेटमेंट है, ये आर्टिकल है, और फॉरेन पॉलिसी के अच्छे ज्ञाता रहे हैं, इसलिए ये आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए। तो इनका कहना है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में एक परसेप्शन के आधार पर सीमा बना हुआ, जो वास्तविक सीमा नहीं है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफ़ी अंतर है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो चीन की गतिविधि हो रही है, जिस तरह से चीन आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से चीन अपना जो एग्रेशन दिखा रहा है, लद्दाख में एग्रेशन दिखा रहा है, अपना साउथ चाइना सी में एग्रेशन अपना दिखा रहा है, ताइवान में एग्रेशन दिखा रहा है, हांगकांग में, तो ऐसे कंडीशन में भी इंडिया को एक इनकाउंटर की आवश्यकता होगी। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि जिस तरह से अमेरिका रवाना हो रहा है, आपको अमेरिका निकल रहा है अफगानिस्तान से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नवंबर में जो है, नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, और उस चुनाव से पहले निकलना चाहता है तालिबान से अमेरिका। ऐसे कंडीशन में अगर अमेरिका निकल जाएगा अफगानिस्तान से, तो ये जो क्षेत्र होगा, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, जो भारत के लिए अधिक चिंता का कारण है। क्लियर है? तो इस पर हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या तालिबान इशू है, और विवेक काटजू जी का भी क्या कहना है, दोनों को मिक्स करके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, तालिबान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको समझना होगा। 1990 के दशक में जब रशिया का विघटन हुआ था, तो तालिबान का जो है, तालिबान किसका क्रिएशन है? तो तालिबान क्रिएशन है पाकिस्तान का। और तालिबान किसका क्रिएशन है? तो तालिबान क्रिएशन है एक्चुअली में अमेरिका का ही क्रिएशन है। तो अमेरिका और रशिया के बीच में जो है शीत युद्ध की कंडीशन थी, और ऐसे कंडीशन में अमेरिका ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया कि पाकिस्तान का यूज किया था। यूएसए क्या किया कि पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान को पैसा देता था, और पाकिस्तान ने क्या किया है कि उस पैसे के माध्यम से जो है तालिबान को खड़ा किया, अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया, और इस तालिबान के माध्यम से रशिया को अनस्टेबल करने का प्रयास किया। तो एक्चुअली यूएसए का जो मेन मकसद था वो रशिया को अनस्टेबल करना था पाकिस्तान के थ्रू, और पाकिस्तान ने क्या किया है कि तालिबान को खड़ा किया। तो इस तरह से ISI जो है, इसी ने जन्म दिया है, किसको जन्म दिया था? आपको तालिबान को।
क्रिएट किया है तालिबान को। तो तालिबान जो है वर्तमान में देखो 1994 के आसपास तालिबान पहली बार अफगानिस्तान के पटल पर उड़ा और पाकिस्तान की सीमा में लगे पश्तूनों के इलाके में शांति सुरक्षा बहाल करने का वादा किया और उसने सत्ता में आने पे शरीयत कानून लागू करने की बात की तथा भ्रष्टाचार को नकल करने का भी वादा किया। तो इस तरह से कुछ दिन के बाद जो है 96-5 के आसपास जो है अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाती है। और अभी तक वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जो अफगानिस्तान का पार्ट है, अफगानिस्तान का लगभग 1/3 पार्ट पे, 1/3 से अधिक पार्ट पे तालिबान का कब्जा है। यानी वहाँ पे अफगानिस्तान सरकार का कानून नहीं चलता है, तालिबान सरकार का कानून चलता है। तालिबान एक अलग बनाया हुआ गवर्नमेंट ही बनाया हुआ। तो अमेरिका का कैसे प्रवेश होता है? जिस अमेरिका ने रशिया को अनस्टेबल करने के लिए पाकिस्तान को पैसा दे करके तालिबान की स्थापना की, उसी तालिबान ने अलकायदा का सहयोग करके अमेरिका पे आतंकवादी हमला कराया था और इसमें ओसामा बिन लादेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। याद रखना 9/11 के कारण जो है अमेरिका में हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ और बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। अभी तक का कह सकते हो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। उस हमले के बाद अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और अमेरिका क्या हुआ कि अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ। अफगानिस्तान में पहले हमला किया और उसके बाद अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ, तालिबान का खात्मा किया और खात्मा करने के बाद हामिद करजाई को जो है अफगानिस्तान के गवर्नमेंट बना दिया, अफगानिस्तान की सरकार बनाई, ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। 2004 में अफगानिस्तान में संविधान निर्माण हुआ। उसके बाद जो है धीरे धीरे चूँकि अरबों डॉलर अमेरिका का इन्वेस्ट हो चुका था तालिबान में, तो ऐसी कंडीशन में 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो अमेरिका में भी तो कहीं ना कहीं गरीबी है, कुछ जगह अमेरिका में भी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं वहाँ भी बेरोजगारी है। तो अमेरिका के सरकार अमेरिका के जो है लोगों से ट्रंप साहब ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे कि जो अफगानिस्तान में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे मिलिट्री रखे हुए हैं, उसको हम वापस अपने देश में बुला लेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के एक मूर्त रूप देने का प्लानिंग किया और एक समझौता हुआ था जो मार्च 2020 में जाके समझौता हुआ। यूएसए और तालिबान के बीच में जो है समझौता हुआ है मार्च 2020 में। अभी कुछ दिन पहले, कोरोना से जस्ट पहले समझौता हुआ था कतर में दोनों के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, और इस समझौता का कुछ वसूल था। इस समझौता में जहां पे अमेरिकी सरकार ने वादा किया कि 14 महीने के भीतर अफगानिस्तान से हमारी सेना निकल जाएगी, वही तालिबान ने वादा किया कि अलकायदा और दूसरा जो आतंकवादी ग्रुप है उस ग्रुप को ना तो सहयोग करेगा और उससे डिस्टेंस मेंटेन करेगा तालिबान। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में भारत के लिए क्या चिंता है? भारत के लिए चिंता है कि भारत जो है तालिबान को मानता नहीं दे रहा। पहली बात, भारत ने कभी भी तालिबान को मानता नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में भारत के लिए चिंता है कि भारत ने जो भी परियोजना, विकास परियोजना लगाई है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वहाँ पे, उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के भारी क्षति हो सकती है। तो एक बार मैप पे चलता हूँ। देखो ये मैप है, आपको ये मैप समझना होगा कि हमें जो है इंडिया को पाकिस्तान से एक्सेस नहीं मिलता है, पाकिस्तान से हम गुजर कर नहीं जा सकते, मध्य एशिया में जाना होगा तो ऐसे कंडीशन में इंडिया ने क्या किया है कि यहाँ पे चाबहार पोर्ट, यहाँ पे जो है चाबहार पोर्ट है, ये देख रहे हो आप पोर्ट, तो ये पोर्ट हमने ईरान में डेवलप किया और इसके माध्यम से हम जो है ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान के माध्यम से फिर तुर्कमेनिस्तान वगैरह होते हुए हम मध्य एशिया इन करेंगे और रशिया तक इन करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर ये सरकार आ जाती है, अगर सरकार जो है, एक सेकेंड, लेकिन अगर तालिबान की सरकार आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में इंडिया के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तालिबान गवर्नमेंट जो है इंडिया को एक्सेस देना बंद कर सकता है, कहाँ पे? तो अफगानिस्तान में। क्लियर है? तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा भी अफगानिस्तान में लगभग कई सारी परियोजनाओं के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया है इंडिया और लगभग $3 बिलियन
$3 बिलियन से भी अधिक का हमने इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान का। हमने अफगानिस्तान का संसद बनाया, हमने अफगानिस्तान में सड़क बनाया, बांध बनाया, सलमा बांध है वहाँ पे जो इंडिया ने बनाया था। तो इस तरह से कई परियोजना हमने स्टार्ट किया अफगानिस्तान पे, जिसपे खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। चाबहार पोर्ट को लेकर के हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से चाबहार पोर्ट का इंडिया का जो मकसद है, जो चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं ईरान में, हमारा मकसद है कि हम अफगानिस्तान में इस होके इन करें और अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया में हमारा पहुंच हो सके, हम वहां तक व्यापार कर सकें। देखो लेखक का क्या पक्ष है, विवेक काटजू जी का ये पक्ष है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे कंक्लूजन अगर आप पढ़ोगे तो इनका कंक्लूजन में एक तार्किक पक्ष है और अच्छा पक्ष है। ये अच्छा पक्ष ये है कि भारत को तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, भारत को तालिबान के साथ भी वार्ता करनी चाहिए। मान लेते हैं कि अभी अफगानिस्तान के 1/3 पार्ट में तालिबान का कब्जा है, लेकिन कल के डेट में अगर चुनाव होता है और तालिबान की सरकार अगर अफगानिस्तान में बन जाती है तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार के लिए दिक्कत हो सकता है। इसलिए भारत सरकार को भी तालिबान के साथ वार्ता करके रहना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। भारत सरकार को भी अपने हर एक डोर, अपने हर एक दरवाज़ा खुला रखना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। हमारी जो परियोजना है जो अफगानिस्तान में बन रही है, हमारा जो चाबहार पोर्ट पे जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो व्यर्थ ना जाए। देखो आत्मनिर्भरता हासिल करने का मंत्र, तो इन्होंने जो है 1-2 पॉइंट बोला है, डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे इस आर्टिकल को। एक तो पॉइंट ये याद रखो कि 1970 के आसपास हमारा देश दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, विदेश से हम काफ़ी मात्रा में दूध का आयात करते थे। उसके बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जो है प्रयास से ऑपरेशन फ्लड आई और उसके बाद जो है इंडिया सशक्त हुआ, इंडिया आत्मनिर्भर बना दूध के क्षेत्र में। इसी तरह से 1966-67 के आसपास जो है हमने हरित क्रांति की शुरुआत की थी इंडिया में, और हरित क्रांति से पहले इंडिया खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर नहीं था। हमें खाद्यान्न मंगाना पड़ता था, कहाँ से, तो अमेरिका से मंगाना पड़ता था। तो हमने आत्मनिर्भरता के लिए काम किया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया, हमने अपने अन्य सेक्टर में काम किया जहाँ पे हम आत्मनिर्भर हो सकें। तो इसलिए ये अपना इतना टफ नहीं है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। इसको लेकर के कुछ पॉइंट है, एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये आर्टिकल भी, आज का चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो। हांगकांग को लेकर हमने कई बार डिस्कस किया है, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे भारत और नेपाल संबंध के बीच में हमने कल डिटेल से डिस्कस किया है, हमारा कल का वीडियो देख सकते हो आप। आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट पेज पे हमें डिस्कस किया था कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, उसी का कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया गया। चीन जो है 1962 की जो वार हुई थी, 1962 की जो वार हुई थी, उस वार से पहले भारत के साथ जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई से पहले चीन में 4 वर्ष भूखा की कंडीशन थी, 4 वर्ष भूखमरी की कंडीशन थी। यानी 1958 से लेकर के 62 तक चीन में भूखमरी की कंडीशन थी, और चीन की इस आंतरिक समस्या को दबाने के लिए, इस आंतरिक समस्या से ध्यान भटकाने के लिए भारत पे हमला किया गया था 1962 में। तो इसी तरह का कुछ अभी किया जा रहा है कि जो आंतरिक समस्या है और जो बाह्य समस्या है, उस दोनों समस्या से किस तरह से ध्यान भटकाया जा सके, कोरोना से किस तरह से लोगों को ध्यान भटकाया जा सके, इसके लिए चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। सनातन संस्कृति के शिलालेख, देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है शिवलिंग, ये शिवलिंग खुदाई के दौरान मिला है वियतनाम में। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया।
मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत बनेगा नंबर 1। क्लियर है। अभी कौन सा नंबर पे है? तो इंडिया अभी याद रखना कि नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे बनने के लिए भारत सरकार अग्रसर है। लेकिन यहाँ जो चैंपियन सेक्टर का जो जिक्र है ना दोस्त, ये चैंपियन सेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 2018 में सरकार ने कुछ सेक्टर को चैंपियन सेक्टर घोषित किया था। याद रखना, 2018 में सरकार ने कुछ सेक्टर को चैंपियन सेक्टर घोषित किया था, यानी वो सेक्टर जिसमें प्रचुर संभावनाएं हैं, सरकार उसको लेकर के आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उस पर काफ़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, हम उसको लेकर के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। क्लियर है। तो ये 12 सेक्टर कौन कौन सा सेक्टर है थोड़ा सा याद रखना। पहला जो है आईटी सेक्टर है, दूसरा टूरिज्म है, तीसरा है चिकित्सा सेक्टर, जो फोर्थ है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स है, फिफ्थ जो है लेखा और वित्त सेवाएं, 6 जो है ऑडियो विजुअल सर्विस है, 7 जो है कानूनी सेवाएं हैं, 8 जो है संचार सेवाएं हैं, 9 जो है कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विस है, 10 जो है पर्यावरण सेवा है, 11 जो है वित्तीय सेवाएं और 12 जो है शिक्षा सेवाएं हैं। तो इसमें जो है सरकार जो ये नीति ला रही है वो देखो, ये संचार जो सेवा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत ही सरकार इस नीति को ला रही है। यानी 12 सेक्टर में जो है सरकार काम करना चाहती है और 12 सेक्टर में जो एक सेक्टर है कम्युनिकेशन, तो उसी कम्युनिकेशन के तहत सरकार ये नीति ला रही है। तो इसका बेसिक्स क्या है वो क्लियर होगा। और एक जो डाटा है, ये डाटा भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत का योगदान जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारत का योगदान महज 1.3% था 2012 में, जो 2018 में बढ़ के 3% हो गया है। तो सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी पे काम कर रही है, सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स नीति पे काम कर रही है और इसी नीति को लेकर के आगे बढ़ने का कोशिश किया जा रहा है। देखो, लॉकडाउन से बेअसर कृषि क्षेत्र से बढ़ी उम्मीदें। तो कल हमने देखा था कि एमएसपी सरकार ने घोषित कर दिया। तो याद रखना धान का एमएसपी बस याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछता है। एक सेकेंड, धान की जो एमएसपी है 1868 सरकार ने अब कर दिया। धान की एमएसपी कितनी है? 1868 सरकार ने कर दी है। पहले 1815 था, अब 1868 हो गया। ये भी पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ना चाहिए कि खाड़ी देशों से 500 टन आम का मेला ऑर्डर। देखो, एंटी माइक्रोबियल दवाओं की क्षमता खोती जा रही है दुनिया। तो इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, चूंकि ये न्यूज़ काफ़ी समय में चर्चा में रहता है और यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट क्या होता है? इसे एबीआर कहा जाता है, एएमआर सॉरी, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। देखो, जब मान लो हम एंटीबायोटिक लेते हैं शरीर में, तो एक समय के बाद जो है एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देता है। मान लो आपको फीवर हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक लेना शुरू किया, तो एक समय के बाद एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देता है और इस कंडीशन को कहा जाता है सुपर बग कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सुपर बग का कंडीशन। यानी एक समय के बाद वो आपके लिए निष्क्रिय हो जाता है, यानी वो रेसिस्टेंट क्लियर नहीं कर पाता। तो इसका क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है? दुष्परिणाम ये होता है कि समान बीमारियों का उपचार कठिन हो जाएगा, यानी फीवर जैसे जो रोग हैं उसका भी आप इलाज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक से। चिकित्सा प्रक्रिया का जटिल हो जाना, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि और सतत विकास जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, जो ये सारा का सारा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट का दुष्परिणाम। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए कि हम जो अंधाधुन यूज करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का, नॉर्मली हमें इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह का एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट की संक्रमण हो तो रोगी को उपयुक्त आहार देना चाहिए और उपयुक्त उचित मात्रा में दवाई दी जानी चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई दी जानी चाहिए। क्लियर है कि
आहार के माध्यम से यानी फूड के माध्यम से भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश किया जाना चाहिए, ताकि उसके शरीर में एंटीबॉडीज जो है उसके शरीर में ही बन जाए, ताकि उस रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके शरीर में ही क्रिएट हो जाए। तो चलो फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया, उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। देखो, जलाशयों के पुनरुद्धार पे गाइडलाइन के लिए मिली मोहलत। तो यहाँ पे जो दो संस्था है, एनजीटी, यूपीएससी ने 2019 में और 18 में दोनों क्वेश्चन पूछा है एनजीटी के बारे में, और दूसरा जो संस्था है वो सीपीसीबी के बारे में। तो दोनों के बारे में एक बार जाकर डिटेल से देख लेना, हमने कई बार डिस्कस किया है। आज हमारे पास समय कम है, आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन था वो भी एनजीटी से ही रिलेटेड था, जो क्वेश्चन का आपको आंसर देना। चलिए, हमारे पास आज इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।